प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हमारे देश में उद्योग के जो तीन पक्षकार हैं, नियोक्ता, श्रमिक एवं सरकार, इनके मध्य में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब विश्व में ये फैला कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, एवं उद्योगपतियों के द्वारा उद्योगों को बंद करना, तालाबंदी करना जैसे निर्णय लिए जाने लगे, तो उद्योगों में संघर्ष बढ़ता चला गया। एवं इस जो 31 सितंबर 1946 को जो हमारे देश से जो युद्धकालीन अधिनियम बनाया गया था, वो निष्क्रिय बनाया गया। एवं युद्ध काल में जो नियम बनाए गए थे, उससे सरकार को ऐसा लगा कि औद्योगिक शांति की स्थापना में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण हाथ था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सरकार ने ऐसा उचित समझा कि इन्हें एक व्यापक कानून का, एक अतिरिक्त व्यापक कानून का निर्माण किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया। इसके विपरीत होने के साथ ही, इसके पारित होने के साथ ही 1924 का व्यवसाय विवाद अधिनियम और मुंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम निरस्त हो गए। 1956 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। वर्तमान में सरकार की ओर से यही मशीनरी है जिससे औद्योगिक विवाद को हल करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात बताने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे देश में जो औद्योगिक विवाद होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उनके निष्पादन के लिए, उनके निर्णय के लिए हमारे यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पारित किया गया। और ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया कि जो युद्धकालीन अधिनियम 30 सितंबर 1946 को निष्क्रिय हो गया, और उसके कारण से जो विवाद थे उद्योगों के, उनके निष्पादन में, उनके निर्णय करने में समस्या आने लगी। इसलिए 1947 में हमारे देश में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम में अपन अभी ये चर्चा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्य सरकार को क्या क्या अधिकार होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य सरकार है, वो औद्योगिक संस्थाओं में मालिक मजदूर समितियों की स्थापना कर सकती है, जिससे मालिकों और मजदूरों के बीच होने वाले संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके मध्य में सौहार्दपूर्ण श्रेष्ठ संबंधों की स्थापना हो सके। हमारे देश में जून 1987 तक केंद्र सरकार के 5 से 60 उद्योगों में कार्य समितियां काम कर रही थी, किंतु वर्तमान में यह संख्या बढ़कर के करीब 1000 से ऊपर हो चुकी है। तो इसमें ये सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे औद्योगिक संस्थाओं में इस प्रकार की समितियों का स्थापना करें। दूसरा जो राज्य सरकार को इसमें अधिकार दिया गया, वो दिया गया है समझौता अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसमें एक निगोशिएशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, जो श्रमिकों के मध्य में और मालिकों के मध्य में बैठ करके निगोशिएशन करेगा और जो औद्योगिक डिस्प्यूटेड है उनको, औद्योगिक जो विवाद है उनको वहाँ पर निष्पादन कर सके। तो ये किया गया। तीसरा इसमें ये हुआ कि जो समझौता मंडल और जांच न्यायालय के प्रतिवेदन के मध्यस्थता के लिए औद्योगिक अधिकरण को भेजना। इसके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है, जिसमें जो समझौता अधिकारियों के मध्य में और मालिक मजदूर समितियों के मध्य में जो समझौते होते हैं, उनके प्रतिवेदनों की जांच के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनको वह औद्योगिक अधिकरण को भेज सकता है। इसी प्रकार से किसी भी विवाद की जांच के लिए जांच न्यायालय की नियुक्ति करना। अगर कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट की आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो उसके लिए आप उसको इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट है, जो जांच न्यायालय है, उसकी आप नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद में राज्य सरकार को इसमें अधिकार दिया गया है कि अगर किसी समझौता मंडल और जांच न्यायालय, समझौता मंडल और जांच न्यायालय के द्वारा जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, वो औद्योगिक मध्यस्थता के लिए अधिकरण को भेजा जा सकता है और उसे मानने के लिए दोनों पक्ष मालिक और श्रमिक है, वो हमेशा बाध्य होंगे।
अब अपन बातचीत करेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा जो बनाया गया है इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा जो हड़ताल होती है, जो श्रमिकों के द्वारा स्ट्राइक की जाती है, उसमें से निम्न प्रकार की जो स्ट्राइक है उनको अवैध घोषित किया गया। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं के हित में उस हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है जो 6 सप्ताह का नोटिस दिए बिना ही प्रारंभ की गई हो। अर्थात अगर भी स्ट्राइक बिना नोटिस के जो लोक हित सेवाओं से जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए बिजली है, पानी है, रेलवे है, रोडवेज है, तो इनको 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर जब कोई झगड़ा समझौता मंडल या औद्योगिक न्यायालय में चलता है तब उस संबंध में की गई हड़ताल, अगर आपका मामला इंडस्ट्रियल न्यायालय में चल रहा है और आप उसी विषय को लेकर के कोई स्ट्राइक करते हैं। ये तीसरी बात है, यदि सरकार ने किसी विवाद को मंडल अदालत को सौंपा हो और सरकार ने उस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया हो जब तक विवाद की जांच चले। अर्थात किसी विवाद की जांच के दौरान अगर सरकार ने किसी विवाद को मंडल या अदालत को सौंप दिया गया है और सरकार ने उस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है, तो जब तक उस विवाद का इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक सरकार उस हड़ताल को घोषित कर सकती है। यही नहीं, इस अधिनियम में 2 संस्थाओं की स्थापना की भी रिकमेंडेशन की गई थी, जिसमें नंबर 1 था मालिक मजदूर समितियां और नंबर 2 था औद्योगिक अधिकरण। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जो हड़ताल में, तालाबंदी में उनमें भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अवैध हड़ताल में शामिल होंगे उनको या किसी प्रकार की सहायता करेंगे अवैध हड़ताल में, उन्हें दंडित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में 1949 में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार इस अधिनियम को बैंक और बीमा कंपनियों पर भी लागू कर दिया गया। प्रांतीय सरकारों के इस अधिकार को केंद्र सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसके द्वारा प्रांतीय सरकारें अधिकरण और मंडलों की स्थापना करती थी। इसी प्रकार से 1950 में इसमें फिर एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें अधिनियम की सहायता से श्रमिक अपील न्याय की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जिसमें जांच न्यायालय, मजदूरी मंडलों और समझौता मंडलों के निर्माण की अपील की जा सकती थी। 1951 में सरकार ने इसमें श्रम संबंधी विधेयक पारित किया। इसके अनुसार झगड़े का निर्णय करने के लिए सरकार आंतरिक और बाहरी मशीनरी की स्थापना कर सकती थी। साथ ही राज्य को इस संबंध में कई अधिकारी और न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया। 1953 में औद्योगिक विवाद संशोधित अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार इसमें छटनी और जबरी छुट्टी की अवस्था में क्षतिपूर्ति की प्रमुख व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। 1954 में इस एक्ट में, इसका जो एक्ट था, इसका एरिया बढ़ा करके इसे चाय बागानों में भी लागू कर दिया और इस अधिनियम के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 1 वर्ष से लगातार काम कर रहा है उसे 1 माह का नोटिस देना काम से नहीं निकाला जा सकता है। 1955 में इस अधिनियम को श्रमजीवी पत्रकारों पर भी लागू कर दिया गया। 1956 में औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम फिर पारित किया गया और इस अधिनियम में 500 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले निरीक्षकों को सम्मिलित कर लिया गया जो प्रबंध या प्रशासन संबंधी काम नहीं करते हैं। इसी प्रकार से श्रमिकों को भी 21 दिन पहले नोटिस दिए बिना मालिक काम के घंटे, मजदूरी, फंड आदि में उनके में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और इसके लिए 3 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई। पहले न्यायालय को बोला गया श्रम न्यायालय, दूसरा बोला गया औद्योगिक अधिकरण और तीसरे को बोला गया राष्ट्रीय अधिकरण। इसी प्रकार से हम आज ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो योजना आयोग है उसने भी औद्योगिक विवादों को कम करने की दृष्टि से कुछ आधारभूत सिद्धांतों को अडॉप्ट करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम को सजेस्ट किया था। वो निम्न प्रकार से है। पहली ये है कि जो वैज्ञानिक परिस्थितियाँ और कार्यवाहियों में प्रयुक्त जो औपचारिकताएँ होती है उनको कम किया जाए। किसी भी विवाद की प्रकृति और महत्व के आधार पर उसका प्रत्यक्ष और अंतिम निपटारा किया जाए। औद्योगिक अधिकरणों और औद्योगिक न्यायालयों में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो विशेष कुशलता प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था की जाए कि न्यायालयों के निर्णय की अपील कम से कम हो। इसी प्रकार से जो न्यायालय के निर्णय है उनको शीघ्रता से लागू किया जाए। पारस्परिक बातचीत के द्वारा
समझौते के द्वारा झगड़ों का निपटारा किया जाना चाहिए। ऐच्छिक समझौते के मानने की दशा में जो भी पक्षकार इनकार करे उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों और मालिकों के लिए संयुक्त परिषदों के निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। अनुशासन संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्रमिक और मालिक दोनों अपने अपने उत्तरदायित्वों को समझकर कार्यों का निष्पादन करें। स्वयंसेवी पंच निर्णय के सिद्धांत को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। अर्थात जो योजना आयोग है उसने जो सिफारिशें की हैं वो मूल रूप से इस प्रकार की है कि अगर कोई भी विवाद हो जाता है और उसका सत्यारा हो जाता है तो उसको विवाद को सलटाने के लिए पहली बात तो ये है कि एक्सपर्ट जो पर्सन्स है उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। अगर कोई फैसला न्यायालय का हुआ है तो उसके विरुद्ध अपील कम से कम की जाए, फैसले का त्वरित निष्पादन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐच्छिक समझौता करते हैं, कोई पक्षकार उसको मानने से उसके बाद में मना करता है तो उसके विरुद्ध दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रमिक और मालिक दोनों के लिए संयुक्त परिषदों के निर्माण होना चाहिए। अर्थात संयुक्त परिषदों का मतलब है जिसमें श्रमिकों के और मालिकों के दोनों के प्रतिनिधि होंगे। श्रमिकों के प्रतिनिधि श्रमिकों के हित की बात को रखेंगे और जो मालिकों के प्रतिनिधि हैं वो उनके हित की बात रखेंगे। फिर उसके आधार पर तर्क वितर्क के आधार पर जो श्रेष्ठ निर्णय होगा उस श्रेष्ठ निर्णय को लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो सारी बातें हैं वो हमारे इस औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो इसकी प्राथमिक जो सारी बातें हैं वो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। और इसके बारे में नेक्स्ट जो इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो सब अपन नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।